वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रात के लगभग 10 बजे सेलेसी अपने घर आए। उन्होंने दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रतिभा जी बाहर निकल कर आई। उन्होंने अपने सामने खड़े सेलेसी की हालत देखी तो वे घबरा गई। उन्होंने घबराते हुए सेलेसी से पूछा, ये क्या हुआ जी, ये कैसे हुआ, आपको इतनी चोट कैसे लगी? अनवी अनवी जल्दी बाहर आओ। अनवी अपनी मम्मा की तेज आवाज इसको सुनकर जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आई और उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप चिल्लाए क्यों? इतना कहते हुए अनवी का ध्यान अपने पापा पर गया। उन्हें देखकर अनवी ने परेशान होते हुए पूछा, पापा ने मम्मी पापा को इतनी चोट कैसे लगी? प्रतिभा जी ने उसे बताते हुए कहा, बेटा हमें भी नहीं पता, जाओ जल्दी से डिटोल लेकर आओ। अनवी उनकी बात सुन जल्दी से भागकर अंदर गई। वहीं प्रतिभा जी ने शैलेश जी को पकड़कर कहा, आप अंदर आइए, आप आइए अंदर, चलिए। आप प्रतिभा जी संभाल कर शैलेश जी को अंदर ले आई और उन्होंने शैलेश जी को सोफे पर बैठा दिया। इधर अनवी जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आ गई। उसने शैलेश जी के पास बैठकर उनके सिर पर लगी चोट से बहते हुए खून को साफ करना शुरू कर दिया। वहीं प्रतिभा जी ने कहा, शैलेश जी कर नाराज होते हुए पूछा, आज किसकी भलाई करने निकले थे आप, जो इतनी चोट लगा कर आ गए? शैलेश जी उस समय शांत थे। उन्होंने प्रतिभा जी की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहा। इधर अनवी ने अपने पापा की चोट पर अब तक पट्टी बांधी थी। शैलेश जी ने अब अपना मुंह खोलकर अनवी से कहा, बेटा आप जाए और सो जाए। इस पर अनवी ने हाँ में से हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अनवी के जाते ही प्रतिभा जी ने शैलेश से पूछा, कैसी लगी ये चोट? इस पर शैलेश जी ने कुछ भी नहीं कहा और वे उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। प्रतिभा जी को उनका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे भी उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने शैलेश जी को रोकते हुए कहा, कितनी बार हम आपको एक ही बात कह चुके हैं, कम से कम 1 महीने के लिए वे अपना लोगों को भलाई करने वाला काम छोड़ दीजिए। जी हमारी बच्ची की शादी छोड़ दीजिए, हमारी बच्ची की शादी ठीक से हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको। शैलेश जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ऐसा कोई काम नहीं किया है हमने जिससे हमारी बच्ची की शादी में कोई रुकावट आए। प्रतिभा जी ने उनकी बात को सुनकर चिढ़ते हुए कहा, हाँ वैसे भी आपको अपना क्या हुआ, कोई भी काम गलत नहीं लगता, हमारी बात ही बुरी लगती है। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची की शादी इतनी जल्दी हो, फिर भी आपकी जिद की वजह से हम अनवी की शादी के लिए मान गए और उस पर से अब आप क्या इस तरह रोज रोज का झंझट हो क्या रहा है? क्या आप हमें अब बताएंगे? इस पर शैलेश जी ने कहा, आप ये रोज रोज अनवी की शादी की बात लेकर क्यों भिड़ जाती है? लड़का अच्छा है और सबसे अच्छी बात हम उसे अच्छे से जानते हैं, अनवी उसे जानते हैं, आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात उम्र की तो 2 दिन बाद वह 22 की हो जाएगी। अभी नहीं सही 2 साल बाद तो हम उसकी शादी करते ही अभी ही सही। और फिर ध्रुव ने कहा है कि वह अनवी का हमेशा ख्याल रखेगा, जो वो करना चाहती है वो उसे करने देगा, हमेशा उसका साथ देगा। इससे बेहतर जीवन साथी हो क्या सकता है यहाँ के आने वाले के लिए? प्रतिभा जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने फिर से शैलेश जी से पूछा, और ये चोट अब इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इस पर शैलेश जी बोले, वही लोग जो सोचते हैं कि उनके ये सब करने से हम पीछे छड़ जाएंगे। उनकी बात सुन प्रतिभा जी बोली, तो क्या इस तरह मार खाते रहेंगे? आखिर वो आदमी हमारा लगता ही कौन है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? शैलेश जी ने प्रतिभा जी की बात को सुनते हुए कहा, भले ही वो आदमी हमारा कोई नहीं लगता, पर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। प्रतिभा जी ने अब शैलेश जी जो और बहस नहीं की और वहां से निकलकर अनवी के रूप में चली गई। सुबह अनवी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई और उनकी चोट को डॉक्टर को दिखाकर वापस आ गई। वहीं शैलेश जी वहां से स्कूल चले गए। शैलेश जी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, इसलिए सुबह के 6 बजे घर से निकल जाया करते थे, पर आज वे लेट हो गए थे। हॉस्पिटल जाने की वजह से 2 दिन बीते और शैलेश जी की चोट पहले से ठीक हो गई थी। वहीं आज अनवी का जन्मदिन था तो वे सवेरे सवेरे जल्दी उठकर तैयार हो गए। प्रतिभा जी के साथ मंदिर चली आई थी। आज उसने पीले रंग का एक सिंपल सा अनारकली सूट पहना था। अनवी का रहन सहन बिल्कुल साधारण था, उसके बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरत बड़ी-बड़ी आँखें, लहराते लंबे काले बाल जिनको आज उसने खुला छोड़ा था, उसके गोरे बदन पर पीला रंग आज कुछ कहर ढा रहा था। अनवी अपनी मम्मी के साथ मंदिर पहुंची थी कि तभी वहां पर उसे ध्रुव अपनी मम्मी के साथ आते हुए दिख गया। अनवी ने ध्रुव की माँ के झुककर पैर छुए तो विशाखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुश रहो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अनवी ने अपनी प्यारी सी आवाज में उनसे कहा, थैंक यू आंटी जी। विशाखा जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, अरे बेटा अब तो माँ कहने की आदत डालो। इस पर प्रतिभा जी मुस्कुरा दी और अनवी ने धीरे से हाँ कह दिया। वहीं ध्रुव चोर नजरों से अनवी को देख रहा था। अनवी उसका बचपन क्या प्यार थी। वो दोनों साथ ही एक स्कूल में पढ़े थे। स्कूल में ध्रुव अनवी की 3 क्लास आगे था। वो एक होनहार स्टूडेंट था और इसी वजह से वो अनवी के पापा का फेवरेट स्टूडेंट था। यही कारण था कि उसके अनवी के हाथ मांगने पर शैलेश जी खुशी खुशी मान गए। वैसे भी अनवी और ध्रुव बचपन में अच्छे दोस्त थे, पर फिर बड़े हुए, स्कूल छूटा तो दोनों अलग हो गए। ध्रुव पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, पर वह वापस आया और जैसे उसने एक अच्छी नौकरी मिली उसने जल्दी से शैलेश जी से अनवी का हाथ मांग लिया। विशाखा जी ने अनवी से कहा, कल 12 बजे तक तैयार हो जाना, शादी की शॉपिंग करनी है तुम्हारे लिए, ध्रुव लेने आएगा तुम्हें। अनवी ने उनकी बात पर सिर हिला दिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक प्रतिभा जी और विशाखा जी ने और वहीं ध्रुव अनवी को निहारता रहा। उसकी नजर खुद पर महसूस कर अनवी ने उसकी तरफ देखा तो ध्रुव ने इसे सारा
करते हुए कहा कि वे बहुत अच्छी लग रही। इस पर अनवी हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनवी तो प्रतिभा जी घर लौट कर आई थी कि तभी सत्यम अनवी का भाई उन दोनों के पास भागते हुए आया। उसने अनवी से पूजा की थाली लेते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दीदी। अनवी ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए से कहा, बड़े आए हैप्पी बर्थडे दीदी, तुम तो रहने ही दो, मोटे लड्डू लड्डू चाहिए इसलिए इतनी जल्दी उठकर आ गए। सत्यम अनवी की बात सुन हंसा और पूजा की थाली में से लड्डू लेकर खाने लगा। इधर प्रतिभा जी ने किचन में पहुंचकर अनवी को आवाज देते हुए कहा, अनवी जरा किचन में आना। हाँ मम्मी अब है। अनवी ने सत्यम के जाते जाते कहा, ए मोटू खाने में ही मत रहो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। तो सत्यम ने उसे चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ हो रहा हूँ, जब देखो मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती हो। अनवी किचन में गई तो प्रतिभा जी सत्यम का टिफिन तैयार कर रही थी। सत्यम अनवी से उम्र में 8 साल छोटा था और अभी 9th क्लास में था। अनवी ने सत्यम के टिफिन को देखते हुए तो प्रतिभा जी से कहा, मम्मी अगर आप इतना बड़ा लंच बॉक्स उसे देगी तो और पेटू हो जाएगा। प्रतिभा जी ने इस पर अनवी को डांटते हुए कहा, ऐसे मत कहो, छोटा भाई है तुम्हारा, तुम्हारी नजर तुम नजर लगाओगे मेरे लड्डू को। अनवी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे देखकर प्रतिभा जी ने उससे कहा, हम सबको इतना खिलखिलाकर बातें करते हो, उस पर विशाखा जी को देख, तुम्हें क्या हो जाता है जो तुम उनके सामने बिल्कुल शांत हो जाती हो। वे भी आज यही बात कह रही थी। इस पर अनवी जी ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझे सीरियस की वो डेंजरस विलन टाइप सांसें होती है ना, उनकी तरह लगती है। और वैसे भी अगर मैं ज्यादा हंसकर बात करूंगी तो फिर वो बोलेगी कि शर्म ही नहीं है लड़की को, कैसे दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है और बात कर रही है। इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोलती। प्रतिभा जी ने हल्के से उसके सिर पर मारते हुए कहा, तुम ना पागल हो, ऐसा कुछ नहीं हो, बहुत अच्छी। और हाँ अब तुम भी मैंने माँ कहकर बुलाया करो, ध्रुव भी तो हमें अब माँ बुलाता है। अनवी ने उसकी बात सुनकर हाँ कहा और अपने लिए उपमा बनाने लगी। रात में अनवी ने अपनी मम्मी पापा और सत्यम के साथ मिलकर केक काटा और अपना बर्थडे सादा सिंपल तरीके से ही मनाया। केक काटने के बाद अनवी के पास ध्रुव का कॉल आया जिसे अनवी ने हाल ही पिक कर लिया। उन दोनों में फ्रेंड्स की तरह नॉर्मल बातें होती थी। ध्रुव भी अनवी को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए फिर भी सोच समझ कर ही उससे बात करता था। वैसे भी वो ये बात जानता था कि अनवी के मन में उसके लिए फिलहाल कोई फीलिंग नहीं है। वह जानता था कि अनवी ने शादी के लिए हाँ बस अपने पापा की वजह से की है। इधर कुछ देर तक बात करने के बाद अनवी ने फोन कट कर दिया। उसके मन में इस समय एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, पर अब एक अलग हिस्से बेचैनी महसूस कर रही थी। अनवी एक सीधी सादी लड़की थी जिसके बहुत बड़े तो नहीं, पर हाँ फिर भी कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। ध्रुव उसके पापा का फेवरेट रेस्टोरेंट था, जिस वजह से उसकी सब उससे मुलाकात उसकी स्कूल टाइम में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, पर स्कूल के बाद अनवी उसे भूल चुकी थी। अनवी के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। यूं कह ले कि वे अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, पर अपने पापा के लिए भी राजी हो गई। पर अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे अनवी की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीते और एक महीना बीत गया। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया, अनवी और ध्रुव की शादी का दिन। शादी अनवी के घर के पास वाले गार्डन में होनी थी, इसलिए सब वहीं पहुंच चुके थे। बाहर गार्डन में मंडप लगा हुआ था और गार्डन में ही बने गेस्ट हाउस में अंदर अनवी दुल्हन के लिबास में सज सवर कर बैठी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। अनवी की फ्रेंड दीप्ति ने अनवी को बुलाया देते हुए कहा, अरे मेरी रसमलाई, आज तो क्या मत लग रही है, जीजू तो तुझे देखकर बेहाल हो जाना है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर अनवी हल्का सा मुस्कुरा दी। ऑरेंज कलर के लहंगे में अनवी आज बाकी बोला के खूबसूरत लग रही थी। तभी अनवी की एक और फ्रेंड अमरीति ने अंदर आते हुए सब लड़कियों से कहा, अरे बेवकूफ लड़कियों, बारात आ गई है, अच्छे अच्छे बंदों को ताड़ो, क्या इन मैडम के पास बैठी हो, चलो सब बारात की बात सुनकर रूम छोड़कर बाहर की तरफ भागी। तो अनवी दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, मत जा यार बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीप्ति ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, अच्छा ठीक है मैं नहीं जाती। बाहर बारात आ चुकी थी, सभी रस्में अच्छे से निभाते हुए ध्रुव भी स्टेज पर बैठ अनवी का इंतजार करने लगा। सब कुछ अच्छे से शांतिपूर्वक हो रहा था। कैलाश जी बहुत खुश थे। ध्रुव को दूल्हे के रूप में देखकर वहीं प्रतिभा जी आज इमोशनल हो चुकी थी। और दिन में कई बार छुप छुप कर रो चुकी थी। आज उनके लाडले उनके घर से विदा होने वाले थे, ये सोच सोच कर ही उनका मन भर आता था। शादी के रस्मों को आगे बढ़ाते हुए अब वरमाला के लिए अनवी को लेकर आने का बुलावा भेजा गया। अनवी अपने दोस्त सहेलियों के साथ गेस्ट रूम से निकलकर बाहर आने को हुई थी कि तभी अचानक उन लोगों के कान में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अनवी वो सबसे घबरा गई। वहीं यहीं हाथ दीप्ति और प्रीति का भी था। अनवी ने घबराते हुए प्रीति से कहा, ये कैसा सो रही प्रीति। प्रीति ने अनवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनाई तो मुझे भी दिया है, पर बाहर जाकर ही पता चलेगा। इधर दीप्ति ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, अरे तुम दोनों डरो मत, ये पटाखों का शोर है, अब चलो। वो दोनों आगे फिर से बढ़े ही थी कि तभी प्रतिभा जी और दीप्ति की मम्मी दोनों घबराई हुई अंदर भागती हुई। अनवी उन्हें देखते हुए पूछा, मम्मी क्या हुआ आपको। प्रतिभा जी ने उसे समझाते हुए कहा, वो सब बाद में बेटा, पहले तुम सब अंदर जाओ और हमारे कहने पर बाहर आना। इस पर अनवी ने फिर अपना सवाल किया, पर हुआ क्या है मम्मी। अनवी की बात सुन प्रतिभा जी ने उस रूम में धकेलते हुए गुस्से में कहा, वो तुमसे कहा ना कि हम बाद में बताएंगे, समझते क्यों नहीं हो तुम। दीप्ति की मम्मी और प्रतिभा जी ने उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। दीप्ति ने इन सबसे परेशान होते हुए अनवी से कहा, ये क्या हो रहा है अनवी। और वहीं अनवी चुपचाप खड़ी उस बंद दरवाजे को देख रही थी। अनवी और उसकी दोनों फ्रेंड्स परेशान सी उस रूम में बैठी थी कि एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अनवी सबसे घबरा कर उठ गई। उसने बंद दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, मम्मी दरवाजा खोले। वहीं अनवी के दोस्त दीप्ति ने अनवी को पकड़ उसे शांत करते हुए कहा, रुक जा यार, मैं किसी को कॉल करके पता करती हूँ क्या क्या बात क्या है ये सुन। अनवी ने उसे कहा, हाँ जल्दी कर। इधर बाहर गार्डन में एक लड़का, यही कोई लगभग 25 से 26 साल की उम्र का, जो दिखने में और उसके पहनावे से कोई गुंडा लग रहा था, और इस वक्त शैलेश जी पर बंदूक
मुस्कुराने हुए खड़ा था। उसने गुस्से में सलेह जी का कूलर पकड़ते हुए कहा, क्यों बे बूढ़े, मना किया था ना मैंने, क्यों गुरु के खिलाफ गवाही देने को, पर तेरे भेजे में कुछ घुसता नहीं है ना, तुझे ज्यादा समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ है। हाँ, इस पर उसकी बात सुन लालची गुस्से में बोले, छोड़ो मुझे, मैं तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं। कितनी बार कहा है मैंने तुम लोगों को कि मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। तभी प्रतिभा जी ने आगे आते हुए कहा, बेटा ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरे पति को। उस लड़के ने कैलाश जी के कॉलर छोड़ प्रतिभा की तरफ मुड़ते हुए कहा, ए बीच में मत आ, चुपचाप खड़े रहे अपनी जगह पर, वरना सारी गोलियां तेरे पति के भेजे में उतार दूंगा। तभी ध्रुव ने उस लड़की से कहा, देखो यहाँ फालतू तमाशा मत बनाओ, वरना मैं तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगा। चलो जल्दी, चलो निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर लड़के ने अपनी सीधी पर चिल्लाते हुए कहा, अपने साथी पर चिल्लाते हुए कहा, ए छोटे, पहले तो इन सबके हाथ ऊपर करवा और सबके फोन छीन ले। छोटे ने उस लड़के की बात मानते हुए कहा, जी रघु भाई। उस लड़के रघु ने एक बार फिर अपनी बंदूकी से हवा में फायर करते हुए कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने चालाकी करने की कोशिश की ना, तो सबके सिर के ढक्कन खोल कर रख दूंगा। तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है ये मेरी, इसलिए जिसको भी शांति से यहाँ से निकलना है फुर्ती से निकलो। इधर ध्रुव ने चुपचाप पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो रघु ने उसके फोन से छीनते हाथ से उसके फोन को छीनते हुए कहा, क्यों दूल्हे राजा अपनी दुल्हना को सोजे हुए मुंह के साथ विदा करके ले जाएगा, चुपचाप खड़ा रही, वरना सारे दांत तोड़ दूंगा तेरे। उसके बाद सुन विकासा खाजी ने ध्रुव को अपने पास खींचा और रघु से घबराते हुए बोली, अरे नहीं भाई, ये कुछ नहीं कर रहा, और वैसे भी हम तो जा ही रहे हैं यहाँ से। इस पर ध्रुव ने कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद सुन विशाखा जी ने उसे आंखें दिखाई, पर ध्रुव ने अपनी माँ को इग्नोर कर दिया। इधर गार्डन में अफरा तफरी मची हुई थी। इधर उधर होकर भागने लगे थे। तभी गार्डन के मुख्य द्वार पर एक लाल और काली कलर की जिप्सी आकर रुकी। जिप्सी के कुछ आदमी उधर का अंदर आए। उन्होंने बाहर भागते हुए भीड़ को डराकर धमकाकर अंदर ही एक कोने में खड़ा कर दिया। तभी उन आदमियों की भीड़ में से एक लड़का निकलकर मंडप के अंदर आया और स्टेज पर जाकर वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। गेहुआ रंग, कानों में 2 छोटे छोटे प्लेटिनम के कुंडल और एक हाथ में प्लेटिनम का ब्रेसलेट पहने हुए वो वहां भीड़ को देखने लगा। चेहरे पर काले रंग का शर्ट लगाए, ब्लैक कलर की शर्ट, उसके साथ ब्लू कलर का ड्रेमेज जींस पहने वो लड़का सेलेची को देख मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख जिस पर उसके एक गाल पर डिंपल बनना तो उसे देख वहां खड़ी हुई भीड़ में जवान लड़की की नजर उस पर ठहर गई। ब्रॉड शोल्डर और शर्ट में दिखाते हुए उसके बाइसेप्स हाथों में उभरे हुए इतने से उसकी पर्सनालिटी को अलग ही दिखा रहे थे। वो वहां खड़े इतने लड़कों को अलग ही दिख रहा था। उसके काले बाल अच्छे से सेट थे। कोई उसे देखकर ही सोचता जैसे किसी फिल्म का वह हीरो है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास थी और उम्र भी यही कोई 29 के पास। उस लड़के ने अपने चश्मे को अपनी आंखों से हटाकर शैलेश जी को देखते हुए कहा, लीजिए मिश्रा जी, मैं आ गया आपके सामने, मैं हूँ गुरु, अब बताइए क्या परेशानी है आपकी। उसकी बात सुन वहां खड़े उसके हाथ में मुस्कुरा दी। वहीं शैलेश जी ने उसे देखते हुए गुस्से में उससे कहा, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच की थी, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर इस समय मेरे परिवार को उन सभी लोगों को बीच में मत लाओ। गुरु उनकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते देख ध्रुव ने उससे कहा, यहाँ से शांति से निकल जाओ, यहाँ शरीफों के रहने की जगह है। इस तरह यहाँ के खुशी भरे माहौल को खराब मत करो। वो तो हम लोग हैं जो अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो तुम जैसे गुंडों को इज्जत की नहीं दी जाती बल्कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आए। तुम यहाँ से निकलो। गुरु ने ध्रुव की बात सुनी और फिर कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे के भाव अब बदल कर कुछ सख्त हो चुके थे। तभी वो उठने को हुआ तो रघु ने उसे रोकते हुए कहा, मैं देखता हूँ उसे। गुरु ने उसकी बात सुन वापस से शैलेश जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो मिश्रा जी बताइए, अपना बयान वापस ले रही हैं मैं। इस पर शैलेश जी ने गुस्से में भड़कते हुए बोले, तुम समझते क्या हो खुद को कि तुम्हारी गीदड़ धमकियों से मैं डर जाऊंगा। यहाँ से चलते बनो, आखिरी बार कह रहा हूँ। इधर रघु ने शैलेश जी को एक बार फिर गुरु को इस तरह बात करते थे गुस्से में उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, कैसे बात कर रहा है तो गुरु से, लगता है तुझे अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तभी तो उसकी शादी देखने की तेरी इच्छा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ गुरु, उतार दे सारी की सारी गोली उसकी खोपड़ी में, सारा किस्सा ही एक बार में खत्म हो जाएगा। इधर रूम में दीप्ति और प्रीति सबको फोन कर करके थक चुकी थी, पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। वहीं अनवी अभी भी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी कि शायद कोई उसकी बात सुन ले। कल रात से ही उसका मन ठीक नहीं था और आज भी सब। तभी अचानक से दरवाजा खुला और सत्यम अनवी के गले आ लगा। उसने रोते हुए अनवी से कहा, दीदी पापा को बचा लो, वो लोग मार देंगे पापा को। अनवी ने खुद उसे दूर किया और उसके बाद को समझ जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागी। वहीं प्रीति और दीप्ति भी उसके पीछे पीछे होली। अनवी बाहर गार्डन में मंडप में आई तो एक लड़का उसके पापा की कॉलर पकड़े उन्हें गाली देते हुए मार रहा था। अनवी ने इधर उधर अपनी मम्मी को देखा तो वो एक लड़का उन्हें पकड़े हुए था और रोते हुए छटपटा रही थी। अनवी ने ध्रुव को देखा तो वो और उसकी मम्मी पापा भी एक जगह चुपचाप खड़े थे, क्योंकि एक लड़का उनके पास जो बंदूक ताने हुए खड़ा था। अनवी का वापस से ध्यान अपने पापा पर गया तो उस पर उस लड़की के ने उसके पापा को जोरदार एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अनवी तो जैसे ये सब देखकर जम से गई। उस लड़के को देख उसका गुस्सा बढ़ गया था। वो गुस्से से लाल हो गई। वो जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए उस लड़की के पास पहुंची और उसने गुस्से में उस लड़की की कॉलर पकड़कर अपने सामने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, हिम्मत कैसी की मेरे पापा पर हाथ उठाने की। रघु जिसको अभी भी अनवी ने थप्पड़ मारा था उस थप्पड़ को कुछ देर के लिए सुन पड़ गया और वहीं सब लोग अनवी और रघु को देखने लगे। इधर शैलेश जी ने अनवी से धीरे से कहा, अनवी अंदर जाओ बेटा। पर अनवी उसकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले रघु ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, साले तू मुझे थप्पड़ मारेगी। इतना कहकर उसने अनवी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी ने तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे
कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने सामने देखा ये ध्रुव था जिसने रघु के हाथ को पकड़ लिया था। उसने रघु के हाथ को जोर से गुस्से से दबाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बीवी को छूने की कोशिश की तो बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली। तुम लोगों की आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से शांति से निकल जाओ। ध्रुव ने अपनी बात कही थी कि रघु उससे हाथापाई पर उतर आया। दोनों को लड़ते देख अनवी डरकर शैलेश जी के पीछे जाकर छुप गई। शैलेश जी ने उन दोनों को रोकना चाहा तो उन्होंने अपने पापा के बाजू को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी जो उसने रघु को थप्पड़ जड़ जड़ दिया, बल्कि आज से पहले तो उसने कभी एक मच्छर तक को नहीं मारा होगा। इधर छोटे जो कि गुरु का आदमी था उसने उसके पास आते हुए कहा, भाई जल्दी इस बूढ़े को टपका कर काम खत्म करो क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है और ये बूढ़ा तो मरने के बाद ही मानेगा। जब छोटे को अपनी कही बात का जवाब नहीं मिला तो उसने मुड़कर गुरु को देखा। गुरु चुप था और शायद उसने उसकी बातों को सुना ही नहीं था। छोटे ने गुरु की नजरों का पीछा किया तो वो मुस्कुरा दिया। गुरु का ध्यान छोटे की बातों पर नहीं बल्कि शैलेश जी के पीछे खड़ी डरी से हमेशा अनवी पर था। गुरु ने एक बार भी अपनी नजरें इधर उधर घुमाई थी, बस एक टक शैलेश जी के पीछे खड़ी अनवी की आंखों में देख रहा था। वहीं इस समय अनवी अपने पापा के पीछे पूरी तरह छिप गई थी, पर उसकी गहरी काली आंखें जो इस वक्त रोते हुए लाल पड़ चुकी थी वे दिख रही थी। इधर ध्रुव और रघुले शैलेश जी के सामने खड़े होकर लड़ने की वजह से गुरु ठीक से अनवी को देख नहीं पा रहा था। उसने बैठे हुए अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाई अनवी को देखना चाहा तो एक बार फिर वे दोनों गुरु के सामने आ गए। अब गुरु उन दोनों की हरकत से खिसे आ गया था। गुस्से में उठा और सामने जाकर ने रघु का कॉलर पकड़ लिया और कहा, जब ध्रुव रघु को मारने के लिए आगे आया तो एक पंच ध्रुव के मुंह पर जड़ दिया तो वो लड़खड़ा गया। जिसे देख सत्यम ने चिल्लाते हुए कहा, जीजू। इधर रघु हैरानी से गुरु को देखने लगा था तो अब गुरु ने उसे छोड़ शैलेश जी को देखते हुए अपना हाथ उठाकर अपने आदमियों से कहा, बस बंद करो रे ये सब। रघु ने उसकी बात पर ना समझे से पूछा, ये क्या कह रहे हो गुरु? तो इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज मिश्रा जी की लड़की की शादी है और हम यहाँ उधम मचा रहे हैं? सही कहा इन लोगों ने कि हमने इन शरीफों की महफिल खराब कर दी। छोटे जल्द सभी मेहमानों को उनकी जगह पर बिठा। गुरु ने अपने सामने खड़े आदमी को अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ए तू जा पंडित को ढूंढ, कहीं यहीं भीड़ में छुपा होगा। इतना कहने के बाद गुरु ने एक बार फिर मुड़कर अनवी को देखा। वहीं जैसे ही गुरु की नजर अनवी पर गई तो अनवी जी भी अचानक से नजर गुरु पर आ रुकी। दोनों की नजर जैसे ही मिले तो अनवी डर से पूरी तरह अपने पापा के पीछे छुप गई और उसकी हरकत देख गुरु फिर एक बार मुस्कुरा दिया। इधर शैलेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुंडा करना क्या चाह रहा है। यही हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था, पर किसी ने कुछ कहने की पूछने की हिम्मत नहीं की। वहीं प्रतिभा जी ने हिम्मत कर शैलेश जी के पास जाना चाहा तो एक बार फिर गुरु के आदमी ने उन्हें पकड़कर रोक लिया। इधर विशाखा जी ने ध्रुव को पकड़ फुसफुसाते हुए कहा, हमें नहीं करनी है शादी, यहाँ से चलो, जिंदा बचोगे तभी तो शादी कर पाओगे। अपनी माँ की बात सुन पर ध्रुव ने उन्हें आंख दिखाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं इनमें को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी गुरु के आदमी ने पंडित जी को लाकर गुरु के सामने खड़ा कर दिया। गुरु ने पंडित जी को देखते हुए कहा, लो पंडित भी आ गया, चल पंडित सो अब देखिए विधि शुरू कर। गुरु की बात सुन अब की बार गुस्से से शैलेश जी ने गुरु को थोड़ा पास आते हुए कहा, बंद करो अपना ये नाटक, इतनी ही चिंता है ना मेरी बेटे की तो चले जाओ यहाँ से, ये तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गुरु उनकी बात सुन मुस्कुराया और उसने उनके पास आते हुए अनवी को देखते हुए कहा, चिंता ही तो है आपके बेटे की, तभी तो इतनी शांति से है यहाँ पर। इधर प्रतिभा जी ने जैसे ही गुरु की बातें सुनी तो उन्होंने कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक नजर अनवी को देखा और फिर गुरु को उसकी नजर अनवी पर देखा। प्रतिभा जी ने अपने पूरे जोर के साथ गुरु के आदमी को धक्का दिया और जल्दी से अनवी की तरफ भागी। उन्होंने जल्दी से अनवी के दुपट्टे को ठीक करते हुए साइड में खड़ी प्रीति और दीप्ति से कहा, तुम लोग अंदर जाओ और कोई शादी नहीं होगी यहाँ। अनवी अपनी मम्मी की बात सुनकर घबराते हुए बोली, मम्मी? तो प्रतिभा जी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अनवी चुपचाप से अंदर जाओ। अनवी ने अब उनसे कोई बहस नहीं की और वहां से जाने लगी। तभी एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में सत्यम की आवाज भी सुनाई दी। सर पापा, सत्यम की आवाज सुन शैलेश जी प्रतिभा जी उसकी आवाज की तरफ मुड़े तो वहीं अनवी के भी कदम अपनी जगह पर ठिठक कर रह गए। शैलेश जी ने आगे बढ़कर सत्यम को अपने पास खींचना चाहा तो रघु ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, ए पीछे हट। रघु ने सत्यम के सिर पर गन तानकर सबको देखते हुए कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपनी जगह पर खड़े रहो। अब गुरु ने अपने हाथ को अनवी की तरफ कर उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ। ये देख प्रतिभा जी अनवी के आगे खड़े होते हुए बोली, क्यों आए और तुम क्यों हो हमें परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे पति तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर अपने जबड़े को दबाते हुए ध्रुव ने भी उस सिचुएशन देख प्रतिभा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, कोई गवाही नहीं देंगे। इनफेक्ट अभी यहाँ जो कुछ हुआ हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, बस आप मेहरबानी करके हम सबको छोड़ दो। इस पर शैलेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए गुरु से कहा, मैं वादा करता हूँ कोई गवाही नहीं दूंगा। इन सब की बातें सुन गुरु ने अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ए इधर आओ वरना तुम्हारे भाई के सिर का ढक्कन खोल दूंगा। उसकी बात सुन प्रतिभा जी ने अनवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए हमें। तो गुरु ने प्रतिभा जी को देखते हुए कहा, क्या कहा बेटी? बेटे से जरा भी प्यार नहीं है, सारा प्यार बेटी पर ही लुटाना है। तो ठीक है, ए रघु उड़ा दे इसके सिर को। ये सुन प्रतिभा जी और शैलेश जी एक साथ चिल्लाए। नहीं वहीं अनवी अब रोने लगी। वो अपनी मम्मी के पीछे से निकलकर आगे बढ़ गई तो प्रतिभा जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे। शैलेश जी को अब गुरु की नीयत समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से गुरु के पास पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, तुम कहोगे तो मैं शहर छोड़कर ही चला जाऊंगा, पर मेरे परिवार को छोड़ दो।
गुरु ने उनकी बात सुन रघु और अपने आदमी को इशारा किया तो सब ने जल्दी से हरकत में आकर शैलेश जी, ध्रुव और प्रतिभा जी को पकड़ लिया और वहीं बाकियों ने शादी में आए मेहमानों को बंदूकें तान दी। अन्वी इस अचानक हुई हरकत सब बस अपने मम्मी पापा को आवाज देती रह गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अन्वी घबराई ही कुछ समझ पाती कि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, चल पंडित अपना कार्यक्रम शुरू कर। ये सुन अन्वी के पापा मम्मी मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर वहां पर खड़ी भीड़ तो मदद तो दूर हिलने तक की हिम्मत नहीं उठाई। इधर अन्वी ने खुद को शादी के मंडप में गुरु के पास खड़ा पाया तो वो डरकर पीछे हटने को हुई कि गुरु ने लप कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? इन सब के रास्तों पर बैठकर अकेली रोना चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, बताओ किसको उठाऊं पहले? अन्वी ने डरते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए। तो गुरु ने खुश होते हुए पंडित जी से कहा, शुरू हो जा पंडित। तो पंडित जी ने डरते हुए कहा, यजमान शुभ कार्य में काला कपड़ा नहीं पहन सकते। रघु पंडित जी की बात सुनकर बोला, चुप कर और जो बोला है वो कर। तो गुरु ने रघु से कहा, अरे शांत। गुरु ने ये कहते हुए अन्वी का हाथ छोड़ अपनी शर्ट उतार कर अपने आदमी को पकड़ाते हुए कहा, ठीक है पंडित जी। गुरु शर्ट लेस होकर अन्वी को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर मंडप में बैठ गया। तो पंडित जी बोले गठबंधन के लिए दुपट्टा और ने चाहिए आपके लिए। अन्वी रोते हुए शादी की सारी रस्में पूरी कर रही थी और उसके मम्मी पापा बेहोश से खड़े अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख रहे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। यहाँ इतनी भीड़ थी कि सब मिलकर आराम से गुरु और उसके आदमी को यहाँ से भगा सकते थे, पर सब बंदूक के डर से चुपचाप खड़े हुए थे। यहाँ तक कि अन्वी की दोनों दोस्त भी चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। शादी की रस्में चल रही थी, अन्वी रो रही थी और वहीं गुरु बस बैठे हुए उसे देख रहा था। तभी पंडित जी ने एक नजर फिर गुरु से डरते हुए कहा, कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुला लीजिए। गुरु ने उनकी बात सुन रघु को देखा और फिर शैलेश जी को देखते हुए बोला, आइए सुसुर जी अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। अगर आपकी नौटंकी दिखानी है तो दिखाइए। आपकी कन्या को ही मैं भगवान को दान कर दे दूं। धमकियों के साथ कन्यादान करवाकर 7 फेरे भी पूरे हो चुके थे। गुरु ने रोते हुए अन्वी का चेहरा पकड़ अपनी तरफ खींचा और एक झटके में उसकी मांग भर दी। उसके साथ ही जो मंगलसूत्र ध्रुव लेकर आया था और वह गुरु ने अन्वी के गले में बांध दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। ये सुनते ही अन्वी जोर जोर से रोने लगी। वहीं शैलेश जी ने लड़खड़ाकर गिरने को हुआ तो उन्हें रघु ने संभाल लिया। गुरु ने अन्वी का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और फिर शैलेश जी के सामने खड़े तो बोला, सुरसुर जी अब आप फ्री है तो गवाही देनी है तो आपको अपने जमाई के खिलाफ जरूर दीजिएगा। अन्वी का रो रो कर बुरा हाल हो गया तो उसने अपने भरे हुए गले के साथ कहा, आपको जो करना है कीजिए, पर मैंने आपको अपना पति नहीं माना। तो गुरु ने उसकी बात सुन उसे अपने पास खींचते हुए कहा, पर मैंने तुम्हें पूरे मन से अपनी बीवी बनाया है। उसकी बात सुनकर उसके साथ ही आदमी खुश हो गए और रघु के इशारे पर सबने एक साथ हवा में फायर कर दिया। उनकी आवाज से डरकर अन्वी घबराई तो गुरु ने उसे अपनी आबाहों में भरते हुए कहा, आदत डालो अपने कानों को इन आवाजों की। वहीं प्रतिभा जी ये सब देखते हुए बेहोश हो गई। अन्वी उन्हें देख चिल्लाई, मम्मी। वो गुरु की बाहों में छटपटाने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।